हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग कोनिकॉइड्स के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। देखो बच्चों, मैंने बताया था मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मेरे साथ में फोल्डिंग बोर्ड है, वही बातें बार बार रिपीट करूंगा जो हर वीडियो में करता हूँ, मजबूरी है करना। और जब मैं वापस घर जाऊंगा तो मैं अपने उसी वही बड़े वाले बोर्ड के सामने पढ़ाऊंगा। अभी मैं टाइम ना खराब करते हुए रास्ते में भी वीडियो अपलोड बेटा करता रहता हूँ, है ना। तो चलिए बच्चों, पिछले सारे वीडियो देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बेटा नीचे दिया गया है। कोन एंड सिलेंडर का भी अलग प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको देख लीजिए। 3D की बेसिक प्लेलिस्ट है ना, स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स का भी लिंक नीचे दिया गया, उसको भी आप बेटा जा करके देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिकॉइड्स में डायरेक्टर स्फीयर्स। देखो बच्चों, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम लोग कोनिक सेक्शन में डायरेक्टर सर्कल के नाम से पढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल ये कोनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं। देखो बता दूं बेटा, मैं कोनिक सेक्शन के सर्कल और पैराबोला, मतलब जो वही आईआईटी या 11 12 का कोनिक सेक्शन होता है, सर्कल पैराबोला तो एचडी मैथमेटिक्स में अपलोडेड है। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स वाला, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी में भी दिया गया है। तो ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक आजकल मैं अपलोड कर रहा हूं, उसमें आगे चल के आपको पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन डिटेल से मिलेगा। ये है ना, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल से मिलेगा। ज्ञान कोश में वीडियो थोड़े छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन बेटा उसमें बहुत डिटेल से सारा सिलेबस है। तो आपको उसमें पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन, उसके क्वेश्चन बहुत डिटेल से मिलने वाले हैं। अभी 1 2 दिन में अपलोड हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो ज्ञान कोश पे जाकर के आप कोनिक सेक्शन जो बचा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि सर्कल पैराबोला ये तो मैंने एचडी मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया, लेकिन वहां पर सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। वो डिटेल्ड वीडियोस बेटा आ रहे हैं, थोड़ा मैंने अलग कर दिया है। वो केवल 11 12 और आईआईटी के बच्चों के लिए, या जो भी कंपटीशन आप देते हैं जिनमें 11 12 का सिलेबस आता है, तो वहां पर जाकर उसको पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। या बहुत से लोग, जैसे कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो हो सकता है 11 12 को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। उनको पढ़ लीजिए और उसको पढ़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। टेंशन नहीं पालिएगा। देखो बच्चों, हम लोग आज यहां पर पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर स्फीयर। देखो बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टर स्फीयर का। देखो बच्चों, मैंने बताया था हम लोग अब ये डायरेक्टर स्फीयर जो पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रल कोनिकॉइड के लिए पढ़ रहे हैं। सेंट्रल कोनिकॉइड का मतलब मैंने बताया था कि जिसकी इक्वेशन इस टाइप से होती है, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1। तो इसमें जनरली एलिप्सॉइड आता है, हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट आता है, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट इसमें आ जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ, पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल कोनिकॉइड, है ना। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है, याद रखो इसको, सेंट्रल कोनिकॉइड। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे डायरेक्टर सर्कल जो कॉन्सेप्ट होता है कोनिक सेक्शन में, हालांकि मैं डायरेक्टर सर्कल की ज्यादा बात करूंगा नहीं, है ना। हालांकि अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा हो कोनिक सेक्शन में, तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन ये होती थी कोनिक सेक्शन में कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसका लोकस दिया जाता था। डायरेक्टर सर्कल में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सॉरी लोकस दिया जाता था। डायरेक्टर स्फीयर में क्या होगा? देखो बच्चों, 3 परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स लिए जाएंगे और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस लिया जाएगा। लोकस का मतलब तो आप समझते हैं। लोकस का मतलब उस जब वो पॉइंट मूव करेगा तो उसके मूव करने से जो रास्ता बनेगा, उसी रास्ते को उस पॉइंट का लोकस कहा जाता है ना। देखो, जब आप दो प्लेन लेते हैं तो दो प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पर काटते हैं। जैसे 2 प्लेन काटेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, लेकिन जब 3 प्लेन काटेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपका अपना ओरिजिन जो होता है, देखो वो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जब तीनों प्लेन काटते हैं तो आपको ओरिजिन एक पॉइंट मिलता है। अपने घर में आप देखिए, ये दीवार है, ये दीवार है और ये सामने वाली दीवार है। जब 3 दीवारें काट रही हैं तो एक पॉइंट पर काट रही हैं, कॉर्नर जो होता है आपके रूम का। तो जब भी 3 प्लेन काटेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। और यहां पर हमें 3 प्लेन कैसे लेने हैं? वो एक्चुअली उस कोनिकॉइड के टेंजेंट प्लेन होने चाहिए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होने चाहिए, है ना। तो बच्चों यहां पर देखो क्या हो रहा है, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन बच्चों क्या कहती है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू कोनिकॉइड। मतलब जो हमारा कोनिकॉइड है उस कोनिकॉइड पर हमने तीन प्लेन लिए और वो तीनों टेंजेंट प्लेन है कोनिकॉइड के, मतलब तीनों प्लेन कोनिकॉइड को टच कर रहे हैं और तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, मतलब जैसे जैसे प्लेन अपने आप को बदलेंगे, जैसे जैसे प्लेन अपने आप को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेंज करेगा। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज करेगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रास्ते पर चलेगा किसी, तो उसके रास्ते पर चलने से जो हमें कर्व मिलेगा, है ना, उसको हम कहेंगे उसका लोकस। लोकस का मतलब बेसिकली होता है कि जब भी कोई पॉइंट मूव करे, उसके मूव करने से जो रास्ता बनता है उस रास्ते को हम उसका लोकस हमेशा कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं वो आपस में कट कर रहे हैं, जब कट कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। जैसे जैसे प्लेन अपनी पोजीशन को बदलेंगे, लेकिन रहेंगे वो हमेशा टेंजेंट प्लेन ही और आपस में परपेंडिकुलर ही। जब वो आपस में परपेंडिकुलर भी रहेंगे और टेंजेंट प्लेन भी रहेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लगातार बदलेगा। तो वो जो रास्ता बनाएगा उस रास्ते को इसका लोकस कहेंगे और उस लोकस को ही हम डायरेक्टर स्फीयर कहेंगे। देखो ध्यान दो, ये जो डायरेक्टर स्फीयर है ये एक टाइप का स्फीयर आता है और इस स्फीयर का सेंटर वही होता है जो कि कोनिकॉइड का सेंटर। जैसे कि मान लीजिए कोनिकॉइड है तो इस कोनिकॉइड का सेंटर क्या होता है आपको मालूम है, इस कोनिकॉइड का सेंटर होता है 0 0 0, है ना। तो अभी मैं आपको इस डायरेक्टर स्फीयर की जो इक्वेशन है उसको प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में प्रूव करने को आती है, उसके बाद हम लोग उसको याद कर लेंगे, है ना। तो जो स्फीयर निकल के आएगा, जो स्फीयर निकल के आएगा डायरेक्टर स्फीयर, उसका सेंटर भी ओरिजिन ही होगा। ये बात ध्यान देंगे, अभी हम लोग अभी प्रूव करेंगे। देखो अब हमें ये डायरेक्टर स्फीयर जो है वो निकालना है ना। तो मतलब यहां पर क्या होगा कि ये जो डायरेक्टर स्फीयर होगा ये क्या होगा, इट इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर होगा, है ना, हुज, है ना, या विच इज कंसेंट्रिक विथ कोनिकॉइड, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब उसका सेंटर वही होगा जो कोनिकॉइड का सेंटर है, हुज सेंटर इज सेम एज, है ना, सेंटर ऑफ कोनिकॉइड। ये यहां पर देखो, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए बच्चों तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन मालूम हो, है ना, तो मैंने बताया था कि जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी होता है और पी की वैल्यू मैंने बताई थी, हम लोग पी स्क्वायर निकालते हैं और पी स्क्वायर की अपनी कंडीशन होती है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस माइनस होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बाई ए और प्लस एम स्क्वायर बाई बी और होता है एन स्क्वायर बाई सी। ये बच्चों हमारे टेंजेंट प्लेन का, है ना, अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन एल एम एन हो तो, अगर प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन के नहीं सॉरी, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, जो भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आप लिखते हैं वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो अगर मान लीजिए प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो मैंने बताया था प्लेन की इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, यहाँ पर एक्चुअली पी आता है और पी स्क्वायर की कंडीशन होती है तो उससे पी मिल जाता है ना, टच करने की कंडीशन होती है ना पी स्क्वायर की, तो उससे बच्चों हमको यहाँ पर पी मिल जाता है। तो ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में, है ना, कि ऐसे होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है और पी स्क्वायर ये होता है एल स्क्वायर बाई ए और एम स्क्वायर बाई बी और एन स्क्वायर बाई सी। तो यहां से पी की वैल्यू निकालोगे, प्लस माइनस आएगी, यहां रखोगे तो आपको प्लेन मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्लेन होता है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हम जानते हैं। देखो अब हमें चूंकि यहां पर तीन टेंजेंट प्लेन चाहिए तो हम क्या करेंगे, थ्री, है ना, टेंजेंट प्लेन जो हमें लेने हैं उन तीनों टेंजेंट प्लेन्स के नॉर्मल के डीसी मान लेंगे। थ्री टेंजेंट प्लेन लेने तो इसके डीसी
ऑफ नॉर्मल्स, जो हमारे नॉर्मल्स हैं उनके डीसी मैंने मान लिए क्या, L1 M1 N1 और L2 M2 और N2 और L3 M3 और N3। मतलब मैंने चूंकि 3 प्लेन चाहिए तो उन तीनों प्लेनों के नॉर्मल्स के डायरेक्शनल कोसाइंस मैंने यहां पर ये मान लिए। अब हमें 3 टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी होगी। जैसे अगर एलिमेंट आपका नॉर्मल का डीसी है तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ये होता है, मैंने बताया आपको, ये हमें याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर अब हम 3 टेंजेंट प्लेन लिखेंगे और उन तीनों टेंजेंट प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालेंगे, है ना। 3 टेंजेंट प्लेन लिखेंगे। देखो अब सबसे पहला काम मेरा ये है कि हमें 3 टेंजेंट प्लेन यहां पर लिखने हैं। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने वादा किया, धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा, धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा। क्या तुम सर गाने में खो जाते हो? मतलब ये प्यार व्यार का जो ड्रामा है छोड़ दो और पढ़ाई में लग जाओ। पढ़ाई होगी तो ये ड्रामेबाजी भी अच्छी लगेगी। ये सब गाने हैं और गाने गुनगुनाओ और उनको भूल जाओ, इनको मतलब अपने आप को हीरो ना मान लेना। जनरली जब बच्चे पिक्चर देखते हैं, नया नया जोश होता है, तो पिक्चर में ये सोचते हैं हीरो जो है ये मैं हूं और मेरे साथ में ये लोग जो हैं सब विलेन है, भी फाइट करूंगा, मारूंगा सबको। अपने आप को हीरो नहीं मान लेना, जमीन पे रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब गाने हैं, गाने चूंकि सुनने में अच्छे लगते हैं इसीलिए सुन लो और सुन करके उनको भूल जाओ। अपने आप को हीरो मत मान लेना कि मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, जमाने के मतलब लड़ जाऊंगा, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसी बातें नहीं सोचना। देखो खैर, तो ये 3 प्लेन्स मैंने मान लिए भाई। LMN की जगह मैंने एक बार L1 M1 N1 रख दिया, एक बार L2 M2 N2 रख दिया, एक बार L3 M3 N3 रख दिया, तो 3 ही प्लेन मिल गए। अब हमें एक जो एक्चुअली देखो XYZ जो है ना, ये पॉइंट तीनों में कॉमन है, जैसे 3 प्लेन है तो मतलब XYZ ही ऐसा मान लो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि XYZ तीनों में आ रहा है। तो जैसे कि हम कोई नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने, अल्फा बीटा गामा मान लो, फिर उस अल्फा बीटा गामा को हम इन तीनों में सेटिस्फाई कराएं, क्योंकि लोकस निकालने का मेथड बेसिकली यही होता है कि उस पॉइंट को कुछ मानना होता है अल्फा बीटा गामा। फिर आप क्या करते हो, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हो। तो यहां पर हम अल्फा बीटा गामा मान करके सवाल को लेंदी ना बनाएं, ये मान लें कि XYZ ही इन तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब XYZ चूंकि तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो XYZ तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें XYZ में रिलेशन निकालना है और हमें ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 N3 N3 ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमें यहां पर देखो एलिमिनेट करनी है ना। हमें इन तीनों को एलिमिनेट करना है, L1 M1 N1 और ये जो हमें ये सब चीजें ना इनको हटा करके XYZ और ABC में रिलेशन निकालना है, क्योंकि ABC हमको दिया गया है। भाई ABC ये कहां से आया, ये वही सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन थी ना, ax² by² cz² बराबर 1, तो वहां से ABC आया। मतलब ABC हमारे लिए नोन है, गिवन है ना। और ये माने जो है हमने LMN इनको हटाना है क्योंकि ये अपनी तरफ से हमने माने। तो जब हम LMN को हटाएंगे तो हमें XYZ के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो वही रिलेशन जो है एक्चुअली क्या होता है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा जिसका लोकस चाहिए है, तो XYZ चूंकि उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसा हम मान लें। तो अब क्या होगा, जब हम XYZ में एक रिलेशन निकालेंगे तो वो रिलेशन ही उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस का काम करेगा, है ना। क्योंकि किसी भी पॉइंट का जब आप लोकस निकालते हैं, मान लो कोई पॉइंट आपने अल्फा बीटा गामा मान लिया,
अब आप अगर अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गामा में आपको एक रिलेशन चाहिए। तो वही चीज यहां पर भी है। अब आप एक्स वाई जेड का लोकस निकालना चाहते हैं, एक्स वाई जेड क्या है, तीनों टेंजेंट्स प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब आपको एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन चाहिए होगा। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, देखो एक छोटा सा जरा कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पर समझिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे कि एक्चुअली ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 ये क्या है, ये तीनों टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल्स के डायरेक्शन कोसाइन है। और जब ये तीनों टेंजेंट प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक्चुअली ये तीनों नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। बात समझे ना भाई, L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 ये तीनों टेंजेंट प्लेन्स के नॉर्मल्स हैं। चूंकि तीनों टेंजेंट प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये तीनों नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। अच्छा, अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डीसी हैं। ये क्या है, ये हैं डीसी ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन अगर हैं तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कंडीशन एक नहीं कई सारी होती है। देखो एक तो ये होती है कि इनके स्क्वायर्स का सम 1 होगा, और वो तो होगा ही होगा क्योंकि डीसी के स्क्वायर्स का सम 1 होता है ना। तो एक कंडीशन तो इनमें हमेशा ये होती ही होती है भाई, डीसी के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। ये बात यहां पर ध्यान दो, इस बात को याद रखो। ये स्ट्रेट लाइन टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर मैंने इसको प्रूव किया होगा, है ना। इस बात को याद रखो। देखो कैसे ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखो ध्यान देना, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो कंडीशन यहां पर ये हो गई कि जैसे इनके स्क्वायर्स का सम तो 1 है ही, इनके भी स्क्वायर्स का सम 1 होगा। L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर का सम भी 1 होगा। इसको प्रूव किया जाता है स्पेशल मतलब पार्टिकुलर लेकर के। M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और M3 स्क्वायर का सम भी 1 होगा, और N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और N3 स्क्वायर्स का सम भी 1 होगा, है ना। तो इनके आपस के स्क्वायर्स का सम तो 1 है ही। फर्स्ट के स्क्वायर का सम भी 1 होगा, सेकंड के सम का स्क्वायर भी 1 होगा, थर्ड के सम का स्क्वायर भी 1 होगा। अच्छा, और एक बात ध्यान दो, जैसे ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इससे क्या मिलता है, इससे ये मिलता है कि L1 L2 और प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 का सम 0 होगा। और इसी प्रकार L2 L3, है ना, और प्लस M2 M3 और प्लस N2 N3 का भी सम 0 होगा। और इसी प्रकार L1 L3 और प्लस, है ना, M1 M3 और प्लस N1 N3 का सम भी 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और देखो मतलब 3 कंडीशन ये मिली, 3 3 6 3 9। अब देखो कुछ कंडीशन आपको और मिलेंगी। वो कंडीशन देखो आपको ये मिलेंगी, जैसे L1 M1 अगर लें और प्लस L2 M2 लें और प्लस L3 M3 लें तो इनका भी सम 1 होगा। और इसी प्रकार अगर हम M1 N1 लें और M2 N2 लें और M3 N3 लें, उनका भी सम 1 होगा। और इसी प्रकार अगर हम यहां पर L1 N1 लें और L2 N2 लें और L3 N3 लें, उनका भी सम देखो यहां पर 0 होगा। तो ये बच्चों यहां पर थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो काफी आपको यहां पर फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह पर बच्चों होता है। इस बात को जरा यहां पर आप दिमाग में रख लीजिए। 3 3 6 3 9 3 12। तो बच्चों 12 कंडीशन देखो यहां पर ये हमको मिलती है ना। कब होती है ये कंडीशन, जब ये तीनों 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तब। इनको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है ना, इनको बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन कंडीशन को बच्चों जरा याद रखिए क्योंकि इसका इसमें यूज होने वाला है ना। दो कैसे यूज होगा, इसको ए मान लिया जाए,
इसको बी मान लिया जाए और इसको सी मान लिया जाए, है ना। याद रखना कि इनके स्क्वायर्स का सम 1 होगा, है ना। इसके स्क्वायर्स का सम भी 1 होगा। इसी प्रकार इसका इससे मल्टीप्लाई का सम 0 होगा और इनका फिर दो दो को लेकर के मल्टीप्लाई का सम भी हमेशा 0 होगा। ये बात जरा बच्चों यहां पर आप ध्यान रखिए। देखो अब हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, है ना। कैसे, देखो इन तीनों को स्क्वायर्स करके सम कर देंगे। इन तीनों को स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, तो वहां से हमें अपने आप ही ये L1 और M1 N1, क्योंकि वही हमें हटाने थे, ये एलिमेंट सारे हटाने थे और हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए था, है ना। तो हम इनके स्क्वायर्स का सम बच्चों यहां पर कर देंगे। इनके स्क्वायर्स को, है ना, स्क्वायर करके इनको आपस में हम ऐड कर देंगे। देखो ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार। देखो बच्चों ध्यान दो, इनके स्क्वायर्स करके उनको ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट में इन सबका सब। अब देखो जैसे कि जब आप इसको स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। साथ में इनके स्क्वायर्स का सम आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार वाई स्क्वायर आएगा, साथ में इनके स्क्वायर्स का सम आएगा। इजी है, बोलो। इसी प्रकार z आएगा, साथ में इनके स्क्वायर्स का सम आएगा, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और n3 का स्क्वायर। फिर देखो 2 टाइम ऐसे करके आएगा 2xy और ब्रैकेट में क्या आएगा L1 m1 प्लस L2 m2 और प्लस L3 m3 और 2yz और क्या आएगा m1 n1 और m2 n2 और प्लस m3 n3, है ना। फिर क्या आएगा देखो 2xz और क्या आएगा L1 n1 और L2 n2 और प्लस L3 n3, ऐसे आएगा। और राइट साइड में देखो जब आप स्क्वायर्स का सम करोगे तो जैसे 1/a कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर और प्लस इसमें से 1/b कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, है ना। और प्लस 1/c कॉमन आएगा तो फिर वही n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और n3 स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ये तीनों स्क्वायर का सम 1 मैंने बताया, ये भी 1 ये भी 1। अच्छा ये देखो L1 M1 L2 ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। इनके स्क्वायर्स का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहां पर भी देखो इनके स्क्वायर्स का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा देखो सिर्फ ये, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू ये सब 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो यहां से आपको ये मिलेगा, बात समझे। तो इसी को हम कहेंगे क्या, अपना डायरेक्टर स्फीयर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी बेटा इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ये डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखो इस डायरेक्टर स्फीयर, अगर आप इसको स्फीयर माने तो इस स्फीयर का सेंटर क्या है भाई। स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है आपको याद है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की जगह 0 0 है, मतलब इसका सेंटर 0 0 हो गया। और r स्क्वायर की वैल्यू ये है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये आया, तो रेडियस और सेंटर हमें मालूम चल गया। तो ये जो डायरेक्टर स्फीयर आया है देखो इसका सेंटर ओरिजिन है, इसका सेंटर वही है जो हमारा सेंट्रल कोनिकॉइड का इक्वेशन था, उसका सेंटर था सॉरी। तो इसका सेंटर
वही है जो हमारा सेंट्रल कोनिकॉइड का सेंटर था, ओरिजिन। ठीक है, तो ये बच्चों अच्छा होगा कि अगर आप इसकी इक्वेशन को याद रखिए, एबीसी की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, है ना। एबीसी आपको मालूम होगा, जब भी कोई कोनिकॉइड की इक्वेशन दी होगी तो एबीसी आपको मालूम होगा, वहां से वो एबीसी की वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे तो आपको सीधे सीधे यहां से कोनिकॉइड का, है ना, डायरेक्टर स्फीयर मिल जाएगा। तो बस आपको इसमें तो एबीसी आ नहीं रहा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जैसे कि मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन छोटी मोटी दे दी जाए, मान लीजिए ये सब क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछे जाते हैं। मान लो आपको ये दे दिया जाए 2x² प्लस 3y² प्लस 4z² बराबर 1 और आपसे कहा जाए कि डायरेक्टर स्फीयर बताइए, ये आपको निकालना हो तो क्या करोगे, x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या होगा 1/a मतलब 1/2 प्लस 1/b का मतलब 1/3 और प्लस 1/c का मतलब 1/4। देखो ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इधर 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ax² प्लस by² प्लस c² इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, अगर 1 नहीं होगा तो इधर 1 लाएंगे भाई, जो भी होगा उससे डिवाइड करके यहाँ पर 1 लाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 5 होता तो अब मैं 5 से डिवाइड करता, इधर 1 आता, फिर यहां पर क्या आ जाता, यहां पर 2/5 आ जाता, यहां पर 3/5 आ जाता, यहां पर 4/5 हो जाता। अब यहां पर ए बी सी ये हो जाता, बात समझे ना, यहां पर ए बी सी अब ये हो जाता, बात समझे ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोनिकॉइड दिया जाए, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, अब देखो हाँ ए बी सी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है तो कोई एक टर्म निगेटिव होगा, जैसे मान लो ये निगेटिव है तो सी की वैल्यू आप -4 ले लेंगे, है ना, सी की वैल्यू आप -4 ले लेंगे। ये निगेटिव या दो भी कोई निगेटिव हो सकते हैं तो उनकी वैल्यू आप निगेटिव ले लेंगे तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ अब देखो कई केस ऐसे होंगे जहां पर ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, कई केस ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये ले लूं x² और माइनस का y² और माइनस का z²। मान लो मैंने ये हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट ले लिया और अब देखो यहां पर a क्या है, a है 1, ठीक है, और b क्या है, b है -1 और c क्या है, c क्या है बोलो -1 है। देखो ये हो गया, अब ये 1 से 1, अब देखो ये क्या आ गया x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू -1 आ गया। अब देखो ये r² मतलब जो रेडियस का स्क्वायर है ये -1, जो कि इम्पॉसिबल है भाई, रेडियस तो रियल होगा, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अब ये यहाँ पर डायरेक्टर स्फीयर जो है इमेजनरी हो गया, ऐसा हो सकता है। बहुत से कोनिकॉइड ऐसे होंगे जहां पर डायरेक्टर स्फीयर जो है वो इमेजनरी हो सकता है। इमेजनरी का मतलब ये होगा कि डायरेक्टर स्फीयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये नहीं कहेंगे कि मजा आ गया इमेजनरी डायरेक्टर स्फीयर मिल गया, बड़ा मजा आ गया भाई साहब इस बार हमें इमेजनरी डायरेक्टर स्फीयर मिल गया, ऐसा नहीं कहेंगे। इमेजनरी डायरेक्टर स्फीयर का मतलब डायरेक्टर स्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ये बात यहां पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों डायरेक्टर स्फीयर का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखें हमेशा। ये बिल्कुल कोनिक सेक्शन में डायरेक्टर सर्कल की तरह होता है, कोई बात नहीं। अगर कोनिक सेक्शन मैंने बताया कि जो हमारा मेरा चैनल है, मैं बता दूं एक बार फिर से, ज्ञान कोश IT मैथ्स करके चैनल बेटा है, दूसरा चैनल है, इसमें मैं अभी बहुत तेजी से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि ये वीडियो मेरे पुराने वीडियो बने रखे हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए थे, इसमें मैंने गाना आना नहीं गाया है, लेकिन बहुत डिटेल वीडियो है और ये केवल 11, 12 और IIT के लिए है, ये केवल 11, 12 और IIT के बच्चों के लिए है ना। तो इसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ एक टॉपिक में आजकल अपलोड कर रहा हूं LCD प्लस AOD, मतलब ये टॉपिक इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें पूरा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी है और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है। और इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लास्ट वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें मैंने बहुत डिटेल से कोनिक सेक्शन अपलोड किया हुआ है, थोड़ा भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहां पर आपको डिटेल कोनिक सेक्शन पढ़ने को मिलेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश हाइपरबोला पढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आपको डिटेल कोनिक सेक्शन पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है हमेशा के लिए। आप किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर 11, 12 का सिलेबस आ रहा है, जैसे आप PGT, TGT जो भी इस टाइप की नौकरी वाले एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले एग्जाम, सरकारी टीचर की नौकरी वाले एग्जाम, उनमें जनरली 11, 12 आता ही आता है ना। तो उनमें आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें बहुत वेल सफिशिएंट क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो बहुत लंबा क्वेश्चन उसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर टाइम थोड़ा कम होता है।
क्योंकि आईआईटी में कई बार थोड़े लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, तो कोई बहुत लंबा क्वेश्चन उसको आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको हर सवाल यहाँ मिलेगा और बहुत अच्छा है ये। आप अगर 11 12 और आईआईटी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने गांव में, छोटे शहर में, जहां भी है आप पढ़ाइए, मस्त होके कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए, है ना। बिल्कुल भी ये शर्म मत महसूस करिए कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। नहीं, कोचिंग पढ़ाना कोई गलत काम नहीं है। कोचिंग के टीचर अगर ना होना तो इस देश की एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुकी होती है अब तक, क्योंकि कोचिंग के टीचरों ने ही जो सब्जेक्ट्स को है वो आगे बढ़ाया है। अदरवाइज गवर्नमेंट टीचर तो तुम जानते हो, तुम भी पढ़ रहे हो, आगे पढ़ के देखना इधर उधर जा करके तो समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है ना। तो मतलब कोचिंग के टीचर ही देखा जाए तो सब्जेक्ट को यहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं बेटा, और बच्चों की जो नॉलेज लेवल है उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेटा वो मेहनत करते हैं, है ना। वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, दम निकाल के पढ़ाते हैं, दिल कलेजा निकाल के रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो हम लोग को अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।